अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज हम जो हैं एंडोक्राइन की अपनी तीसरी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इससे पिछली वीडियो में पहली वीडियो में हमने एम्ब्रियो की, उसके बाद हमने हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी किया और अब जो है हम इंटीरियर पिट्यूटरी को देखेंगे। लेकिन अब इंटीरियर पिट्यूटरी को हम साथ साथ इसके जो हार्मोन्स हैं जो एक्टिवेट करते हैं डिफरेंट ग्लैंड्स को बॉडी में, हम उसको भी साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हार्मोन ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी ये एक वीडियो नहीं होगी, ये अब तकरीबन हर ग्लैंड को हम इसमें कवर करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका क्या रोल है, पिट्यूटरी से कब बनता है कब नहीं, फिर ये टीएसएच जो है ये आगे थायराइड में जाकर कैसे टी3 टी4 बना, बेसिकली टी4 बनाता है। ठीक है, तो यह टी3 बनाता है। तो ये हम साथ साथ अब देखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी इन डिफरेंट ग्लैंड्स। ठीक है, तो आप सबको पता है कि ऑलरेडी हमने जो इसकी एम्ब्रियो में पढ़ा था कि योर एंटीरियर पिट्यूटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम, और यू कैन से ये बनता कहाँ से, ये रक्त के पोज से बनता है। ठीक है, ठीक है, तो रक्त के पोज भी हमने फर्दर डिवाइड किया था इंटीरियर पोर्शन में और पोस्टीरियर पोर्शन में। तो आप सबको पता होगा कि एंटीरियर पोर्शन जो है वो बेसिकली आपका एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है। ठीक है, और ये जो पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द हृदय pouch है, डेट फॉर्म योर पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, और ये जो पार्स इंटरमीडिया है, इसका एक फंक्शन है, इट्स नॉट अ बाउंड्री बिटवीन anterior pituitary and posterior pituitary, but it also have a function। फंक्शन इसका क्या है कि ये मेलाटोनिन सिक्रीटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जो हमारी स्किन पिगमेंटेशन को इंक्रीज करता है। आगे हम पैथो में पढ़ेंगे कि एसीटीएच जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी से जब रिलीज होता है तो वो अपने साथ साथ एमएसएच भी रिलीज करता है। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन वगैरह वगैरह एड्रीनल इनसफिशिएंसी वगैरह में, प्राइमरी एड्रीनल इनसफिशिएंसी में होता क्या है कि आपका हार्मोन जो है वो नहीं बन रहा होता एड्रीनल ग्लैंड में। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि नेगेटिव फीडबैक के जरिए वो पिट्यूटरी को कहता है कि एसीटीएच रिलीज करो। तो जब एसीटीएच रिलीज होता है तो ये एमएसएच भी साथ उसके रिलीज होता है। तो कुछ कंडीशंस आती हैं जिसमें आपको हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हम जब पैथो करेंगे उसमें हम डिटेल के साथ देखेंगे। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जो पार्स इंटरमीडिया, it's not only a boundary that separates the interior pituitary from the posterior pituitary, but it's also have some function like it release the MSH हार्मोन। ठीक है, अब आ जाओ मेन कंसेप्ट पर। जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हिस्टोलॉजिकली स्टेन करते हैं तो उसमें सारी बात है, एसिडिक डाई होता है, बेसिक डाई होता है। ठीक है, तो कुछ ग्लैंड जो है, जो कुछ सेल जो है वो ब्लू स्टेन्स होते हैं। ठीक है, तो ब्लू जो स्टेन्स होते हैं वो बेसिकली बेसोफिलिक होते हैं। ठीक है, एक ये बात याद रखनी है। और कुछ जो सेल्स हैं वो रेड कलर देते हैं, और जो रेड कलर देते हैं वो एसिडोफिलिक होते हैं। हमारा जो टॉपिक होगा मेनली आज जो है वो एसिडोफिलिक हार्मोन्स के ऊपर होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ दो हार्मोन्स होते हैं। बाकी हम जब बेसोफिलिक पढ़ेंगे, ठीक है, वो फिर डिफरेंट ग्लैंड्स पर डिफरेंट उनका फंक्शन होता है, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन चूंकि ये स्टार्टअप है तो हम एक मरतबा देख लेते हैं कि विच हार्मोन्स आर एसिडोफिलिक एंड विच हार्मोन्स आर बेसोफिलिक। तो यहाँ पर अगर मैं हेडिंग दे दूं, ब्लू कलर में दे दूं या एसिडिक फील रेड में दे देता हूँ, एसिडोफिलिक हार्मोन। तो आपने यहाँ पर सिर्फ दो हार्मोन याद रखने हैं। द फर्स्ट वन इज योर ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, और जो आपका सेकंड वन है वो प्रोलैक्टिन है। और मेनली आज हमने इन दो हार्मोन को डिस्कस करना है। ठीक है, बेसोफिलिक में आ जाओ। बेसोफिलिक में जो है वो आपने देख लेना है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एफएसएच है। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये जो दो हार्मोन है इसको हम एंडो में नहीं देखेंगे, इसको हम जब रिप्रोडक्टिव करेंगे ना उसमें हम देखेंगे व्हाट इज अ फंक्शन मेन। अच्छा, इनका मोटा मोटा फंक्शन क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कहता है,
फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, जो इमेच्योर फॉलिकल होता है उसको कन्वर्ट करता है ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है, ये इसका काम होता है। जब ये फॉलिकल जो है मैच्योर हो जाता है, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो उस पर काम करता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पे, जिसकी वजह से ओवुलेशन होती है, ठीक है। और जब ओवुलेशन होती है तो वो ओवम जो है वो रिलीज हो जाता है, और जो स्ट्रक्चर बच जाता है उसको हम कॉर्पस ल्यूटेम कहते हैं। ये जब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव में आएंगे तब इसका हम देखेंगे क्या क्या, ठीक है। तो एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो थायराइड हार्मोन हो गया, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, ठीक है। और एसीटीएच हो गया, ठीक है। ये जो हार्मोन है ये बेसोफिलिक में आते हैं, ठीक है। अब इनको निमोनिक में कैसे याद कर सकते हैं, निमोनिक आप बी से बेसोफिलिक एंड बी एफ एल ए टी, एफ से एफ एस एच, एल से एल एच, ए से ए सी टी एच एंड टी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये आपका एक निमोनिक हो गया, ठीक है। अब आ जाओ जो हमारा मेन टॉपिक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली एसिडोफिलिक हार्मोन। और जो सबसे पहला है वो हमारा है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन से आप सबको पता चल रहा है कि टैट इंड्यूसेस योर ग्रोथ, ठीक है। इसका दूसरा नाम है स्मेटोट्रोपिन। क्यों स्मेटोट्रोपिन है, बिकॉज ऑफ इन योर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन जो है वो जब रिलीज होता है तो वो कौन से सेल से रिलीज होता है, स्मेटोट्रोप्स नाम के सेल्स होते हैं हमारे पिट्यूटरी में जो इसको सिक्रीट करते हैं, सो दैट्स व्हाई इसको हम स्मेटोट्रोपिन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हार्मोन जो है ये स्टिमुलस इसका क्या है, या यू कैन से कि ये रिलीज कब होता है, व्हेन दिस हार्मोन रिलीज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन बातें याद रखनी है वो ये याद रख लो कि डीप स्लीप इट इज द मोस्ट पोटेंट स्टिमुलस फॉर रिलीजिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो डीप स्लीप जो है ये बहुत बहुत पोटेंट स्टिमुलस है फॉर द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ग्रोथ हार्मोन क्यों रिलीज होता है, बिकॉज योर ग्रोथ हार्मोन जब आप जब कभी आप एक्सरसाइज करते हो, होता ये है कि आपकी बॉडी का हार्ट रेट, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है। जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है तो डैट मीन्स कि आपके जो मसल को जो पावर चाहिए वो भी बढ़ जाती है। तो वो जो पावर होती है वो बेसिकली ग्लूकोज होती है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो ग्लूकोज को बढ़ा देता है, ठीक है, बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद और इनहिबिट करता है इंसुलिन को, ठीक है। इनहिबिट, सारी बात है, इंसुलिन को इनहिबिट करेगा तो ग्लूकोज बनेगी ना। तो इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है। तो हमारी मसल्स को चाहिए ग्लूकोज, सो दैट्स व्हाई इंसुलिन को ये इनहिबिट करता है ताकि वो जो ग्लूकोज बन रही है उसको ब्रेक डाउन ना करे या उसको ग्लाइकोजन में स्टोर ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ स्ट्रेस, ठीक है। चलो स्ट्रेस लेने का कुछ तो फायदा हो रहा है ना, कि स्ट्रेस से आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो हाइपोग्लाइसीमिया, वही बात, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, आपकी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होती है, तो आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो रिलीज होता है, एंड दैट आल्सो इनहिबिट योर इंसुलिन, ठीक है। उसके बाद प्यूबर्टी, ठीक है। ये थे पॉजिटिव स्टिमुलस, दीज ऑल आर पॉजिटिव स्टिमुलस, ठीक है। अब आ जाओ नेगेटिव स्टिमुलस कौन कौन से हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। अब हमारी बॉडी में जब एक स्टेट होगी हाई लेवल ऑफ शुगर, क्या हमारी सेल जो है उनमें मोर देन इनफ ग्लूकोज होगी, क्या वो बाहर से और ग्लूकोज लेंगे, नहीं लेंगे। तो दैट मीन्स कि आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो हाइपर ग्लिसीमिया, यू कैन से, अगर मैं अपनी आपको आम जुबान में आम जिंदगी की एग्जांपल बताऊं, एक बंदे को एक उसका फेवरेट खाना है, वो कितना भी फेवरेट हो, जब उसका दिल भर जाता है, जब उसका पेट फुल हो जाता है, वो कहते हैं ना कि पेट रख के खाना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपना फेवरेट फूड जो है वो पेट रख कर नहीं खाते, मतलब ओवर ईटिंग करते हैं वो। तो ओवर ईटिंग भी कब तक करेंगे, एक लिमिट होती है। तो
ओवर ईटिंग करने के बाद उसको उसका अपना जो फेवरेट फूड है वो भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो यही बात होती है कि आपकी बॉडी में जब मोर देन इनफ ग्लूकोज हो तो हाइपरग्लिसीमिया किसी को भी अच्छा नहीं लगता आपके सेल में, तो दैट मीन्स कि फिर वो ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन के बारे में एक बात याद रखो, इट इज अ नेगेटिव, इट इज अ यूनिवर्सल इनहिबिटर ऑफ मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स, ठीक है, यूनिवर्सल इनहिबिटर ऑफ मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स, ठीक है। और एक है सोमेटोमेडिन सी। What is somatomedin C? We will discuss later on this video, ठीक है। somatomedin C बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ, ये आपका जो है ग्रोथ हार्मोन ही होता है जो कि लीवर में बनता है। तो जब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ये फीडबैक के ज़रिए ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर देगा। तो ये आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है ये, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले तो आपने एक बात याद रखनी है कि ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड इन पल्सटाइल फैशन, ठीक है। मतलब यूं कह लो कि ये कंटिन्यूसली फैशन है, ये पल्सटाइल फैशन है, ठीक है। और ये हमारा रोड बन गया ब्यूटीफुल सा। तो आपने रोड पे फोकस नहीं करना, आपने उसके अंदर जो लाइंस हैं, जो डिवाइडर है उसको देखना है कि इट इज अ पल्सटाइल फैशन हार्मोन, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या क्या है? तो फंक्शंस में सबसे पहला लिखो, व्हाट आर द फंक्शन फॉर ग्रोथ हार्मोन। इट हेल्प्स इन बोन ग्रोथ। आप सबको पता है कि आपकी हाइट जो है बेसिकली वो बोन ग्रोथ की वजह से ही होती है, ठीक है। दूसरा फंक्शन, हेल्प्स इन प्रोटियोजेनेसिस, स्पेशली इन मसल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाओ प्रोमोट लाइपोलाइसिस, प्रोमोट लाइपोलाइसिस इन पेरिफेरी, व्हाई? बिकॉज इट इनहिबिट्स द इंसुलिन, ठीक है। और इंसुलिन इनहिबिट करने के साथ साथ ये ग्लूकोज बना रहा है, और वो ग्लूकोज जो है वो बन रही है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लूको नियोजेनेसिस। नियो मीन बिल्कुल न्यू ग्लूकोज, ठीक है। दिस ग्लूकोज इजंट कम फ्रॉम योर कार्बोहाइड्रेट दैट डाइजेस्टेड फ्रॉम योर इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये जो न्यू मीन है, दैट मीन्स कि ये टोटली न्यू, किसी न्यू पार्टिकल से ग्लूकोज बनी है। तो ये जो लाइपोलाइसिस है ना, जब ये जब होती है तो इससे फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं। तो ये जो फ्री फैटी एसिड है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स योर ग्रोथ हार्मोन आल्सो प्रमोट लाइपोलाइसिस इन द पेरिफेरी, ठीक है। उसके बाद आ जाए तो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेल रीजनरेशन। तो ये भी जारी बात है, आपका एक फंक्शन हो जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो यू कैन से कि आपका जो हार्मोन है ये कैसे वर्क करता है एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, होता ये है कि जब ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होता है ना, जो ग्रोथ हार्मोन है, लेट मी ड्रॉ हियर। अब ये तो ग्रोथ हार्मोन है, ये रिलीज हुआ है। इसमें यूं कह लो कि दो रोड्स हैं, एक ने डायरेक्ट जाना है, ठीक है, और एक ने जाना है इनडायरेक्टली। अब ये जो डायरेक्ट है ना, इसने डायरेक्टली टारगेटेड ऑर्गन्स या टिश्यू, आपकी बोन्स, उस पर काम करना है। बोन्स हो गई, ठीक है, उसके बाद मसल्स हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। इसने डायरेक्ट जाना है। और ये जो इनडायरेक्ट है, इसने जाना तो यहाँ यही है, इसने काम यही करना है, आपकी बोन्स पर जाना है, ठीक है, उसको ग्रो करवानी है, जो भी टारगेट टिश्यू है। लेकिन यहाँ पर इसने बाईपास करना है, इसने सबसे पहले जाना है लीवर में, ठीक है। अब ये लीवर में जब जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ILGF1, ILGF1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है, लेट लेट मी गेस, कौन सा नाम हो सकता है? तो उसका दूसरा नाम है सोमेटोमेडिन सी। ऊपर मैं करवा के आया था कि इसका
नेगेटिव स्टिमुलस जो है वो स्मेटोमिडन सी है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव, जब ये ज़्यादा होता है तो ये नेगेटिव फीडबैक करवाता है हार्मोन की, ताकि ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज़ ना हो, ठीक है? तो दैट्स व्हाई स्मेटोमिडन सी, इफ देयर इज़ अ ओवर प्रोडक्शन, जब आपकी नीड पूरी हो जाती है, बॉडी की नीड पूरी हो जाती है, तो ये जो हार्मोन है ये सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी को कि भाई बस कर जा, ज़्यादा ना बना अब, ठीक है? तो ये जो स्मेटोमिडन सी है, ये लीवर में बनता है और लीवर से फिर ये अपने टारगेट टिश्यू की तरफ जाकर अपना काम करता है, ठीक है? तो ये था स्मेटोम हाउ योर ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स ऑन टारगेट टिश्यू। डायरेक्ट पाथवे है, ठीक है? उसके बाद इनडायरेक्ट पाथवे है, लेकिन दोनों की मंजिल एक है, ठीक है? टारगेटेड टिश्यू सेम है, ठीक है? अब यहाँ पर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है? ये था मैकेनिज्म। अब जब फर्स्ट एड उठा के देखोगे तो उसमें भी आपको दिया होगा सारा कुछ ना, एक डायग्राम सी दी हुई है, तो उसको आप देख लेना लाजमी। तो यहाँ पर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लो भाई। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में यार दो सिनेरियो हो सकते हैं, लेट मी ड्रा हियर। क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि वन सिनेरियो ये हो सकता है कि इफ देयर इज अ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, अगर ये ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको ड्वार्फिज्म का पता है ना? ड्वार्फिज्म मतलब हाइट में छोटे रह जाना, हर चीज में छोटे रह जाना, ड्वार्फिज्म, जिनके छोटे छोटे कद होते हैं, ठीक है? तो ये इसमें आ जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या है? हार्मोन का इंक्रीज हो जाना। अच्छा, अब जब ये हार्मोन इंक्रीज होता है, इसके फर्दर दो सिनेरियो हैं, ठीक है? द फर्स्ट वन इज इफ हार्मोन इंक्रीजेस बिफोर द कोलेजर ऑफ कार्टिलेज बोन। आपकी जो एपिफाइजियल प्लेट होती हैं कार्टिलेज में, जहाँ पर ग्रोथ करवाती हैं वो बोन की, ठीक है? वो फ्यूज नहीं हुई होती हमारी प्यूबर्टी से पहले। तो वो जो फ्यूज नहीं हुई होती है, तो वहां पर फिर ग्रोथ होती रहती है बोन की, जिसकी वजह से आपकी हाइट इंक्रीज होती है, ठीक है? तो यहाँ पर सिनेरियो है कि बिफोर कोलेजर ऑफ growth cartilage, if there is an increase of growth hormone before, you can say before puberty, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो कंडीशन कहलाती है जजेंटिज्म। आपने अक्सर देखा होगा कई बच्चों का कद बहुत बड़ा होता है, तो ये रीजन होती है, ठीक है? अच्छा, इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? आफ्टर कोलेजर, आफ्टर कोलेजर ऑफ ग्रोथ कार्टिलेज। तो इसलिए रिकमेंड करते हैं कि यार किन जिन बच्चों में हाइट नहीं बढ़ रही होती सर्टेन उम्र के बाद भी, ये जो कहते हैं ना कि 18-20 साल के बाद भी हाइट बढ़ेगी, तो झूठ कहते हैं, बिल्कुल झूठ कहते हैं, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? तो वो आपको फिर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होगा आपकी बॉडी में, लेकिन वो फिर क्या करेगा? फिर कंडीशन करता है, दैट नेम इज एक्रोमेगैली। अच्छा, इस एक्रोमेगैली में बेसिकली होता क्या है कि आपकी बोन्स पर ही काम करना है, लेकिन क्योंकि आपकी कार्टिलेज फ्यूज हो जाती है, ठीक है? उसको स्पेस नहीं मिलती वर्टिकली ग्रो होने में। अब होता क्या है कि आपकी जो ये बोन्स है, ये आपकी बोन जो है ये वाइड होना शुरू हो जाती है, थिक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो जिसकी वजह से जो है इसके नुकसानात होते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका नुकसान है वो ये है कि जो इर्द-गिर्द वेसल्स होती हैं ना, वो कंप्रेस हो जाती हैं, ठीक है? या इंजर्ड हो जाती हैं, दैट विल लीड्स टू इस्कीमिया, ठीक है? दैट विल बी टू इस्कीमिया। तो जब इस्कीमिया हो जाएगा तो आगे उसके बहुत से नुकसान हो जाएँगे, ठीक है? तो ये सीन है एक्रोमेगाली का, ठीक है? ये जो एक्रोमेगाली की कंडीशन है, ये यूजुअली अगर पैथोलॉजिकली देखें तो इट इज़ यूजुअली ड्यू टू द पिट्यूटरी एडेनोमा। आपका पिट्यूटरी एडेनोमा, हमेशा याद रखो कि जितने भी ट्यूमर्स होते हैं ना, जितने भी ग्लैंड्स के ट्यूमर्स होते हैं, वो मोस्टली जो है वो हाइपर फंक्शन हो जाते हैं, मतलब कि वो सिक्रीशन अपनी ज़्यादा कर देते हैं। तो पिट्यूटरी एडेनोमा में भी जो है वो क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इट इज़ यूजुअली ड्यू टू पिट्यूटरी एडिनोमा। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है? एक्रोमेगाली का ट्रीटमेंट क्या है? एक्रोमेगाली का ट्रीटमेंट एक ही है, स्मेटोस्टेटिन, जो कि
आप सबको मैंने ऊपर बता दिया है। स्मेटोस्टेटिन, इट इज अ यूनिवर्सल इनहिबिटर ऑफ मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स। तो ये ग्रोथ हार्मोन का भी इनहिबिटर है। तो इसका एक एनालॉग है, उसका नाम है ऑक्टीरियोटाइड। ऑक्टीरियोटाइड का ये फंक्शन है, ऑक्टीरियोटाइड के बहुत ज्यादा फंक्शन है। ऑक्टीरियोटाइड कैन बी यूज इन द ट्रीटमेंट फॉर द इकोनॉमिकली, इट इज आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ग्लूकागोनोमा, आगे हम पैथो में पढ़ेंगे। एंड इट इज आल्सो यूज फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में एनरी में बहुत मर्तबा आ चुका है, इट इज यूज फॉर द एमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर द वेरिसेल ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये भी जो है ऑक्टीरियोटाइड हम उसमें यूज करते हैं। ठीक है, ये था ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड। अब आ जाओ प्रोलैक्टिन। व्हाट इज प्रोलैक्टिन? प्रोलैक्टिन वो हार्मोन है जो मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है फीमेल्स में। ठीक है, ये रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से, और एंटीरियर पिट्यूटरी में इलेक्ट्रोट्रोफ्स होते हैं। लैक्टो से मुराद मिल्क, ट्रोफ से मुराद सेल्स। ठीक है, तो ये मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, या यू कह रहे हो कि ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इस हार्मोन को रिलीज करते हैं, और ये हार्मोन जो है ये फिर फीमेल ब्रेस्ट में मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोजेनेसिस करवाता है। ठीक है, अब इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एनआरई में एक एमसीक्यू आ चुका हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, तो जो प्रोलैक्टिन है, इट इज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रोलैक्टिन है, ये एफएसएच एंड एलएच को इनहिबिट कर देता है। अगर आपको नहीं पता तो आपने कभी, अब चूंकि आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो, आपको पता आना चाहिए। जब एक वुमेन जो है, एक माँ जो है फीडिंग करवाती है, जितने साल मैक्सिमम जो है वो हमारी मेडिकल में 2 ईयर जो है वो रिकमेंड होती है। तो आपने देखा होगा कि इन 2 सालों में जब जितनी देर तक वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, इन 2 सालों तक उसके मेंसेस नहीं आते। ठीक है, तो यही वजह है कि उसके जो एफ एस एच और एल एच है वो इनहिबिट हुए हुए होते हैं, जिसकी वजह से ना जो इमेच्योर फोलिकल है वो मेच्योर होता है, मेच्योर होने के बाद ना उसमें से ओवम रिलीज होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, यहाँ पर एक मेडिसिन है, या यू कैन से डोपामीन का, तो आपको पता ही होगा। डोपामीन, ये जो डोपामीन जो है ना, ये इसका एंटागनिस्ट है। डोपामीन इनहिबिट प्रोलैक्टिन। ठीक है, अब डोपामीन डायरेक्टली तो नहीं देते हम, इसका एनालॉग होता है, उसका नाम है ब्रोमोक्रिप्टिन। ठीक है, ब्रोमोक्रिप्टिन है उसका नाम। अच्छा, अब आपके पास क्लिनिकल आएगा एक, a young female present to the clinic, let me write here, a young female present to the clinic with complaints of amenorrhea। ठीक है, मतलब मेंसेस नहीं हो रहे उसके, ये एक बात होगी। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉस ऑफ लिबिडो, यू कैन से डिक्रीज लिबिडो और लॉस ऑफ लिबिडो। ठीक है, एंड गलेक्टोरिया। ठीक है, विच इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। देखो यार, प्रोलैक्टिन का काम क्या है? मिल्क प्रोडक्शन करवाना। ठीक है, तो गलेक्टोरिया हो रहा है, प्रोलैक्टिन इनहिबिट करता था एफएसएच को, एलएच को, जिसकी वजह से मेंसेस नहीं हो रहे, तो एमेनरिया। ठीक है, जिसके बाद अगर मेंसेस नहीं हो रहे, मतलब एक जो सेक्सुअल डिजायर वो नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से आपका जो लिबिडो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो विच इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो यहाँ पर आपने लिखना है प्रोलैक्टिनोमा। प्रोलैक्टिनोमा, पिट्यूटरी ग्लैंड का ऐसा ट्यूमर, और यू कैन से पिट्यूटरी ग्लैंड्स में लेप्टोट्रोफ्स का ट्यूमर जो एक्सेसिव अमाउंट में प्रोलैक्टिन रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से गलेक्टोरिया हो रहा है, जिसकी वजह से एमेनरिया है, जिसकी वजह से डिक्रीज लिबिडो है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिनोमा जो है ये इसका आंसर है।
ठीक है। और हम इन पेशेंट्स में जो है कौन सी ड्रग रिकमेंड करते हैं, अभी ऊपर बता के आया हूँ कि जो आपका डोपामिन है दैट इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन, और इसका जो एनालॉग है ब्रोमोक्रिप्टिन, इट इज अ ट्रीटमेंट फॉर प्रोलैक्टिनोमा। तो ब्रोमोक्रिप्टिन इज अ ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलैक्टिनोमा, ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा जो है एक एनआरई में क्वेश्चन आया हुआ था, ब्रोमोक्रिप्टिन का ऑप्शन नहीं था वहां पर, तो ये लाजमी याद रख लो कि एनआरई में ऑप्शन आया हुआ था कि बिल्कुल केस ऐसा दिया हुआ था और ऊपर पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर दैट पेशेंट, तो उधर ऑप्शन था कैबरगोलिन। यू कैन से इट इज मोर पोटेंट देन ब्रोमोक्रिप्टिन, तो ये आपने लगाना है। इफ देर आर टू ऑप्शन इन आंसर्स, ब्रोमोक्रिप्टिन भी है कैबरगोलिन भी है, तो आपने कैबरगोलिन को मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो लास्ट पे एक पॉइंट है वो ये है कि आपका जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है ना, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, पहले भी बता दिया कि आपके जितने भी रिलीजिंग हार्मोन है दैट आर रिलीज फ्रॉम योर हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो वो ये जो प्रोलैक्टिन है ना, इसकी सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर पॉइंट लिख लो कि जो आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है इंड्यूसेस प्रोलैक्टिन synthesis and secretion। तो जब कभी भी फॉर एग्जांपल थायराइड हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का केस आ जाए, तो उसमें आपने देखना होता है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, अब प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, देखो आगे हम देखेंगे पैथो में क्या क्या चीजें होती हैं। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी वो होता है जो कि उसकी काज उसी एरिया में या उसी ऑर्गन में है। सेकेंडरी वो होता है कि उसमें डिजीज तो है लेकिन किसी दूसरी चीज की वजह से है। तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको कि ये टीआरएच जो है प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस को बढ़ाता है। और प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि इसमें T3 T4 बन ही नहीं रहे होते, ठीक है। जब ये बन ही नहीं रहे होते तो होता है क्या कि आपका फीडबैक ये कम होता है, तो ये फीडबैक जो है ये हाइपोथैलेमस को जाता है कि भाई हमारे पास T3 T4 नहीं है, तो यू हैव टू रिलीज टीआरएच। तो होता ये है कि आपका टीआरएच रिलीज होता रहता है, लेकिन T3 T4 चूंकि हमारे थायराइड ग्लैंड में मसला होता है, वो नहीं बन पा रहे होते। हाइपोथैलेमस बिल्कुल ठीक होता है और वो इस फीडबैक को रीड करके थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता रहता है। तो आप जब देखोगे ना प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में, इफ देयर इज अ फीमेल पेशेंट, ठीक है, तो उसमें ये वाला सीन भी होगा, उसमें गलेक्टोरिया हो सकता है, उसमें एमेनोरिया हो सकता है, उसमें डिक्रीज लिबिडो हो सकता है, ठीक है। तो ये आप देखोगे उस केस में, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, बाकी हम आगे पैथो में बहुत डिटेल के साथ देखेंगे इसको कि व्हाट इज हाइपोथायरायडिज्म, व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी, व्हाट इज हैशिमोटोस, ठीक है, व्हाट इज ग्रेव डिजीज, ठीक है, व्हाट इज गोइटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। होप सो यू एंजॉय द वीडियो और होप सो कि आपको समझ आ चुकी होगी। सिर्फ ये लेक्चर देख लो, मोर देन इनफ है। फर्स्ट एड से रीड जरूर कर लिया करो ताकि आपको समझ आ जाए। फर्स्ट एड में सिर्फ आपको ये बताया हुआ है कि टीएनएच रिलीजिंग हार्मोन इंड्यूसेस प्रोलैक्टिन सिंथेसिस, लेकिन उसके पीछे की कहानी आपको किसी ने नहीं बताई हुई। तो जो रिव्यू बुक है ये आपको सिर्फ एक रिव्यू बना कर देती हैं, डिटेल नहीं देती, तो उन डिटेल के लिए आपको लेक्चर लेना जरूरी है। होप सो आपको समझ आ चुकी होगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।